हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का एक टॉपिक है बाबर। बाबर से आगामी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न बनेंगे, हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तैमूर स्टार्ट करते हैं कि तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था। कब किया था? तो 14वीं सदी में किया था। तैमूर की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित होकर अनेक छोटी छोटी शक्तियों में उदय हुआ। तैमूर वंशज में बाबर भी एक था। जो तैमूर का जो वंश था, उसमें से एक बाबर भी उसी वंश से था, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर का पैतृक राज्य फरगना था। अगर हम बाबर की पैतृक राज्य की बात करें तो उसका पैतृक राज्य फरगना था। मध्य एशिया के उज़्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया था, लेकिन बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल का राज्य जीत लिया था। इसके बाद काबुल जीतने के बाद फिर उसने कांधार एवं समरकंद को भी जीता। जीतने के बाद उस दक्षिण पूर्व की ओर उसने ध्यान दिया, अर्थात भारत की ओर उसने ध्यान आकर्षित किया। बाबर भारत में 1526 से लेकर 1530 तक रहा। भारत में मुगल सत्ता का वास्तविक संस्थापक बाबर को माना जाता है। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर है और बाबर का वास्तविक नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का अर्थ है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ है बाघ। बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ होता है बाघ। और बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के नाम से है। बाबर के पिता तैमूर वंशज थे और माता मंगोल वंशज थीं। इसलिए उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों का रक्त प्रवाहित होता था। बाबर 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। फरगना की गद्दी पर 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की मृत्यु के बाद बैठा है। बाबर ने एक नवीन वंश की नींव डाली थी। वो तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। बाबर ने एक नवीन वंश की नींव डाली, और वो कौन सा वंश? नवीन वंश था चगताई वंश, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। लेकिन आमतौर पर हम लोग या उसे मुगल वंश के नाम से मुगल वंश पुकारा गया आमतौर पर। 1501 ईस्वी में फरगना के शासन काल के दौरान समरकंद पर अधिकार किया। 1501 ईस्वी में फरगना के शासनकाल, जब उसका फरगना का शासनकाल चल रहा था, उसी दौरान उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। कब हुआ? 1504 ईस्वी में। बाबर 1507 ईस्वी में पादशाह या बादशाही की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए कि बाबर ने पादशाह और बादशाही की उपाधि कब धारण की, तो 1507 ईस्वी में। इससे पहले वह मिर्जा की उपाधि धारण करता था। भारत पर आक्रमण बाबर द्वारा कब किए गए? तो सर्वप्रथम आक्रमण हुआ है 1518 से लेकर 1519 ईस्वी में। यूसुफ जाई जात के विरुद्ध उसका पहला अभियान था। इस अभियान में बाजौर और भेरा या भीरा को अपने अधिकार में लिया उसने।
बाजौर का अर्थ है, बाजौर को जीतने के लिए उसने बाजौर को जीतने के लिए उसने बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया था। ये उसकी आत्मकथा है, बाबरनामा से पता चलता है। 1519 ईस्वी में बाबर ने खैबर दर्रा पेशावर में है को पार किया, लेकिन जल्द ही वापस लौट गया। फिर 1520 ईस्वी में बाजौर और भीरा को उसने दोबारा जीता, और 1520 ईस्वी में उसने सियालकोट और सैयदपुर को भी जीत लिया। 1524 ईस्वी में बाबर के पेशावर अभियान के दौरान इब्राहिम लोदी और दौलत लोदी के मध्य मतभेद की खबर मिली। 1524 में जब वो पेशावर अभियान के दौरान युद्ध पर था, तब उस समय इब्राहिम लोदी और दौलत लोदी के मध्य मतभेद की खबर मिली। दौलत खां उस समय पंजाब का गवर्नर था। अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भिजवाया था उसने। किसने भिजवाया था? दौलत खां ने, और अपने पुत्र दिलावर खां के हाथ से। ये 2021-22 में आरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण भेजा? तो दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा था। राणा सांगा ने भी भेजा था, दो लोगों ने भेजा। इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध है अप्रैल 1526 ईस्वी में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में हुआ और बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। निष्कर्ष ये है कि इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया? तो इस युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किया है दो लोगों ने, दो अधिकारी थे उसके सेना में। एक उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली तोपखाने का नेतृत्व करते थे। इस युद्ध में पहली बार उसने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया है। और ये तुलगमा पद्धति उसके पास आई कहाँ से थी? तो तुलगमा पद्धति वो उज़्बेकों से प्राप्त की थी उसने। तोपों को सजाने में किस पद्धति का प्रयोग करता था? तो तोपों को सजाने में वो उस्मानी पद्धति या रूमी विधि भी कह सकते हैं, उस्मानी पद्धति का प्रयोग करता था। उस्मानी पद्धति क्या थी? जो दो गाड़ियों के बीच तोप को रखकर चलाया जाता था। भारत विजय पर बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार के रूप में दिया था। इसी उदारता के कारण उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसी उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई। विजय का श्रेय इस युद्ध में, जब उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, तो इस विजय का श्रेय उसने किसे दिया? तो धनुधारियों को दिया था से। दूसरा युद्ध उसका था, पहला युद्ध उसने लड़ा अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का। दूसरा युद्ध लड़ा है खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध हुआ कब है? खानवा का युद्ध हुआ है मार्च 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में। और ये खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा चित्तौड़ के राजपूत थे। अगर ये जबकि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण के लिए उसको निमंत्रण भेजा था। राणा सांगा चाहते थे कि जो भी भारत पर अभी तक आया है वो सब आक्रमण करके लूटपाट लेके चला गया था, लेकिन बाबर गया नहीं। बाबर तो यहीं पे इब्राहिम लोदी को हराकर उसने शासन किया। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। उसने इस युद्ध में भी वही रणनीति अपनाई जो पानीपत के युद्ध में अपनाई थी। और इस युद्ध का
निष्कर्ष ये निकला कि राणा सांगा की हार हो गई। इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इस युद्ध का वर्णन बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। और खानवा का युद्ध जब वो जीता है तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने खानवा के युद्ध के समय शराब पर प्रतिबंध लगाया और उसी समय उसने जिहाद का नारा दिया था। तथा उसने मुसलमानों से तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को समाप्त किया था। और ये इसलिए किया था क्योंकि खानवा के युद्ध के समय उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने वहाँ की मुसलमानों को तमगा कर या व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था। तीसरा युद्ध उसने लड़ा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ है जनवरी 1528 ईस्वी में। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था उसके लिए क्योंकि वहाँ व्यापार और राजनीति की दृष्टि से चंदेरी बाबर के लिए बहुत जीतना आवश्यक था। मालवा और उत्तर भारत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क चंदेरी से होकर गुजरती थी, इसलिए उसने चंदेरी को जीतना बहुत आवश्यक था बाबर के लिए। तो उसने चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जो कि चंदेरी के शासक थे। निष्कर्ष ये निकला कि मेदिनी राय पराजित हो गए और इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में हजारों राजपूतों का कत्लेआम किया गया। चौथा युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध मई 1529 ईस्वी में। ये बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया बाबर ने। भारत पर स्थायी रूप से अधिकार किया, जिसमें काबुल, पंजाब व आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सड़कों की माप के लिए उसने गजे बावरी नामक गजे बावरी चलाया और वो अपने साथ 2 खेल भारत लाया था। एक ताश का खेल जिसे गंजीफा कहते थे और एक कबूतरों का खेल जिसे इश्कबाजी कहा जाता था। और सबसे ज़्यादा उसका प्रिय खेल था इश्कबाजी। बाबर की मृत्यु हुई है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई है? आगरा में हुई है। भारत में उसने शासन कितने वर्ष किया? 4 वर्ष तक किया था। और उसके शव को कहाँ रखा गया? तो उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया था। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए उसकी अंतिम इच्छा के कारण उसके शव को काबुल ले जाया गया, वहाँ पर दफनाया गया। नए तरह का छंद उसने गाया था, एक मुबैयान का सर्जन किया था नए छंद का। और एक पुस्तक थी रिसाल-ए-उसज, उसकी बाबर की एक पुस्तक है रिसाल-ए-उसज। और एक शैली का निर्माण किया खत बाबरी। आत्मकथा उसकी थी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में थी। बाबरनामा को हम तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में कहते हैं। पद की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलन दीवान था, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता था। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। आगरा में उसने ज्यामिति विधि से आगरा बाग को लगवाया था, जिसे नूर-ए-अफगान या नूर-ए-अफगान कहा जाता है। वर्तमान में नूर-ए-अफगान आराम बाग हो गया। चांदी का सिक्का उसने शाहरुख नाम से चलवाया था। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पाइंदा खान ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया था और श्रीमती बेवरिज ने अंग्रेजी भाषा में किया था। बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज उसने जीते थे। एक बंगाल, दिल्ली। बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज का उल्लेख है। बंगाल, दिल्ली, मालवा और गुजरात का उल्लेख है। और 2 हिंदू राज विजयनगर और मेवाड़।
विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। इस आत्मकथा में लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है। और लिखता है कि कला और दस्तकारी भी पिछड़ी हुई है। उसने लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ सोने चांदी का अथाह भंडार है, लेकिन भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। बाबर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बनाने का प्रयास किया है। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।